हाँ मित्रों, अपन चर्चा कर रहे थे कि राज्यपाल का निर्वाचन हो या जो वर्तमान केंद्र के द्वारा नियुक्त राज्यपाल की जो प्रक्रिया है इसको अपनाया जाए। तो संविधान सभा में इस मुद्दे पर, इशू पर खूब लंबा चौड़ा डिबेट हुआ था। डिबेट दो विषयों को लेकर के था कि राज्यपाल जो है वो नियुक्त हो या निर्वाचित, अर्थात अपॉइंट हो या इलेक्टेड हो। सिंपल सी बात। वर्तमान में हमने देखा कि जो हमारा राज्यपाल है अर्थात स्टेट में जो गवर्नर है उसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और निर्वाचन का मतलब है कि राज्य की जनता द्वारा, यानी राज्य के पर्टिकुलर जो स्टेट है उस स्टेट के जो वोटर्स हैं वो गवर्नर को इलेक्ट करेंगे। तो इलेक्ट की जो प्रक्रिया का है ये मोटे रूप से आपने देखा होगा यूएस में है, और नियुक्ति जो वर्तमान हमने जिस प्रक्रिया को अपनाया, हमारी संविधान सभा में डिबेट हुई, डिस्कस हुआ, तो ये जो प्रक्रिया हमने अपनाई है ये हमने कनाडा के द्वारा ली गई। कनेडियन मॉडल है ये, यानी दो मॉडल है, एक यूएस मॉडल, दूसरा कनेडियन मॉडल। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा प्रीलिम्स होता है एग्जाम, उसमें इस प्रकार के सवाल पूछ लेते हैं कि हमारे जो गवर्नर के अपॉइंटमेंट जो प्रोसीजर है अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो किस मॉडल पर आधारित है। तो हमारा सीधा उत्तर होगा कनेडियन मॉडल पर है। कनेडियन मॉडल क्या है कि इसकी जो नियुक्ति है वो केंद्र के द्वारा की जाती है, जबकि यूएस मॉडल जो है वो निर्वाचित होता है किसके द्वारा? जनता के द्वारा। तो हमारी संविधान सभा में बहुत लंबी चौड़ी डिस्कस और डिबेट हुई थी और ये बात भी उठी थी कि भाई निर्वाचित रखे या नियुक्त रखे। तो हमने जो वर्तमान जो हमारी है इस प्रक्रिया को हमने अपनाया है। देखे इसमें हमने, अब होता क्या कि जब दो बिंदु आते तो वहां पर डिबेट शुरू होती है, और डिबेट दो बिंदुओं को लेकर के थी कि वर्तमान प्रक्रिया ठीक है या निर्वाचित प्रक्रिया ठीक रहती। तो देखें हम, देखो अलग अलग बिंदुओं पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये देखिए आप, द रीजन बिहाइंड ऑप्टिंग द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्य की नियुक्ति का वर्तमान जो प्रणाली है इसके चुनने की क्या आधार है उन पर हम चर्चा करेंगे। और ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर प्रत्यक्ष चुनाव होता तो हमें क्या क्या फायदे होते। तो सबसे पहला जो बिंदु आता है, ध्यान सुना, प्रत्यक्ष निर्वाचन से मुख्यमंत्री व राज्यपाल के मध्य संघर्ष की स्थिति हो सकती थी। सिंपल सी बात है। ये देखिए आप, कन्फ्लिक्ट बिटवीन चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। अब ये कन्फ्लिक्ट क्यों और कैसे होता? अगर चुनाव होता दोस्तों और राज्य की जनता चुनती है, हमें पता है कि हमारा जो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर जो है, इसको भी जनता ने चुना है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों में से ही चुना हुआ है मुख्यमंत्री। तो ये भी जनता के द्वारा ही एक तरह से अप्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो, जनता का ध्येय है, वही मुख्यमंत्री बना। और राज्यपाल भी यदि निर्वाचित हो तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होना लाजमी है, क्योंकि दोनों के मध्य सत्ता को लेकर संघर्ष होता। इस बिंदु को ध्यान में रख करके हमने प्रेजेंट की जो स्थिति है इसको बनाया है। अब देखिए आप, यहाँ ये यूं कह रहा है इसके सपोर्ट में कि यदि मनोनीत राज्यपाल राज्य में रुचि नहीं लेगा, सिंपल सी बात है कि नॉमिनेटेड विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टेट, यानी स्टेट की डेवलपमेंट प्रोसेस में या वेलफेयर प्रोसेस में या स्टेट के लोगों के लिए वो इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं लेगा, क्योंकि वो बाहर से होगा, आउटसाइडर होगा, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगर निर्वाचित हो तो वो जनता के हित में काम करेगा। अब दूसरा इसी में एक आर्गुमेंट और है, इसी का अपोजिट है, उल्टा है, एक तरह से कह रहा है कि अगर मनोनीत है तो वो रुचि नहीं लेगा, और यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित हो जाए, डायरेक्ट इलेक्टेड हो जाए, तो वो इंटरेस्ट लेगा। तो यानी ये दो आर्ग्यूमेंट जो है, हालांकि हमको देने हैं क्योंकि एग्जाम में से पूछते हैं, अभी बताएंगे आपको कि कैसे और किस प्रकार से एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
अब देखिए ये आर्गुमेंट दूसरा आया। इससे पहला जो आर्गुमेंट था वो कौन सा था? कन्फ्लिक्ट वाला। याद रखना, इस कीवर्ड्स को पकड़ना हमको, कि अगर डायरेक्ट इलेक्टेड गवर्नर होता तो किसके बीच में कन्फ्लिक्ट होता? मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मध्य होगा। इधर हमने जो आर्गुमेंट दिए थे उन पर चर्चा हम बाद में और कर लेंगे। अब दूसरा बिंदु इसमें जो आया है वो देखिए, ये दूसरा बिंदु है। इसमें इस बात को कहते हैं ये कि ये केवल संवैधानिक पद है, इसके लिए चुनाव जैसी जटिल प्रक्रिया अर्थात चुनाव जैसी जटिल प्रक्रिया, यानी इलेक्शन का ये एक, दिस इज ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, फॉर दिस देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लाइक इलेक्शन एंड स्पेंडिंग अननेसेसरी मनी। इसको एसी को बंद करो। माफी चाहता हूं। यहां हमने जो बात की है कि ये अननेसेसरी यानी कॉम्प्लिकेटेड, चुनाव एक जटिल प्रक्रिया बताई गई। यहां पर चुनाव को जटिल इसलिए कि सबसे बड़ा तो इतना बड़ा अरेंजमेंट करो आप पूरे राज्य में, यानी वोटिंग प्रोसेस को पूरा बॉटम से टॉप तक करना, पूरे स्टेट के वोटर्स से वोटिंग करवाना, फिर उनकी काउंटिंग करना। तो कहते हैं कि जब ये संवैधानिक ही पद है तो चुनाव जैसी जटिल प्रक्रिया को अपनाने का क्या औचित्य है। अब इधर जो आर्गुमेंट आते हैं वो है कि मनोनीत करना संघात्मक भावना में बाधा उत्पन्न करना है। इस बिंदु पर भी चर्चा मैं करूंगा अभी। जब राष्ट्रपति का निर्वाचन है तो राज्यपाल का क्यों नहीं? ये तो एक कहते हैं ना सांत्वना पुरस्कार, उस ढंग का आर्ग्यूमेंट है जिस पर अभी करेंगे बात। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो ये है, इससे पहले हमने दो चीजें देखी दोस्तों, ध्यान रखना। एक तो कन्फ्लिक्ट बिटवीन, हम इधर के आर्गुमेंट पर थोड़ा फोकस ज्यादा करेंगे कि हमने वर्तमान स्थिति या वर्तमान प्रक्रिया या वर्तमान इस पद्धति को हमने क्यों अपनाया कि राज्यपाल जो है वो केंद्र के द्वारा नियुक्त होगा, तो इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो इससे पहले दो आर्गुमेंट हमने दिए थे। एक तो ये था कि अगर निर्वाचित राज्यपाल यानी इलेक्टेड गवर्नर होगा तो मुख्यमंत्री के साथ में उसके कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। दूसरा हमने कहा था कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो अननेसेसरी ये इलेक्शन जैसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को, जो एक मनी स्पेंड करने वाला और टाइम स्पेंड करने वाला प्रोसेस होगा, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ही है और जब ये टाइटलर है, नाम मात्र का है, तो ऐसा करवाने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा सॉरी तीसरा जो इसमें आ रहा है, तीसरा जो है वो देखिए आप, तीसरा जो है एन इलेक्टेड गवर्नर वुड नेचुरली बिलोंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट, पार्टी एंड वुड नॉट बी न्यूट्रल पर्सन एंड इम्पार्शियल हेड। कहने का मतलब है कि कोई निर्वाचित व्यक्ति होगा उससे निष्पक्षता की कैसे अपेक्षा की जाए? वो किसी न किसी दल से जुड़ा हुआ होगा और उस दल की राज्य में यदि सरकार नहीं है और गवर्नर अगर दूसरे दल का है और सरकार यदि दूसरे दल की है तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूं कि 2009 में और उसके बाद में हमारे राजस्थान में नगरपालिका में भी संशोधन किया था। नगरपालिका यानी हमारे म्युनिसिपलिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो एक्ट 2009 था उसमें अमेंडमेंट किया गया था और उसमें हमारे जो महापौर है या हमारा सभापति है, चेयरपर्सन जो है, या हमारे जो चेयरमैन है नगरपालिकाओं में, म्युनिसिपलिटीज में, वो जनता द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड थे और बोर्ड जो था वो किसी और दल का आ जाता था, तो दोनों के बीच में बहुत कन्फ्लिक्ट रहते थे। अंततः 2014 में, एट लास्ट 2014 में इसको अमेंड किया गया और वर्तमान की स्थिति यह है कि सदस्यों में से चुना हुआ महापौर या सभापति होता है। तो वही बात है यहाँ पर भी, अगर गवर्नर किसी और दल से निर्वाचित होकर के आता, ठीक है, और अगर मुख्यमंत्री किसी और दल का है तो दोनों के बीच में तारतम्य नहीं बैठता। तो यहाँ पर हम बात ये करना चाह रहे हैं कि निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होगा और उससे निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हम ये भी नहीं कह सकते कि वो अपना व्यवहार जो है वो पक्षपात रहित रखेगा। तो देखिए, निर्वाचित राज्यपाल संसदीय व्यवस्था के प्रतिकूल हो सकता है। द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ गवर्नर इज इनकॉम्पिटेबल विद पार्लियामेंट्री सिस्टम इन द स्टेट। यह है महत्वपूर्ण बिंदु। यहां पर देखिए आप,
अब आता है कि संसदीय शासन प्रणाली के विपरीत कैसे होगा। आप अच्छी तरह से, मैंने बताया था पहली क्लास में कि संसदीय शासन प्रणाली में आप देखो कि राज्य का जो मुखिया है, अर्थात जो कार्यपालिका है, वो मैंने आपको बताया भी था कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, नाममात्र और वास्तविक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो वास्तविक होती है, और टाइटलर जो होता है वो गवर्नर होता है। तो वास्तविक यानी पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारी शक्तियां, आप ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद में आती है। पढ़ा भी होगा आपने, केंद्र पढ़ा होगा तब, कि मंत्रिपरिषद में वास्तविक शक्ति यानी संसद, अर्थात आपने देखा होगा एक कॉन्सेप्ट आता है डेलीगेट लेजिस्लेचर, प्रदत्त विधायन आपने अगर सुना हो, हालांकि मैं मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद यानी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ाऊंगा जब आपको, तब मैं आपको इसको बताऊंगा। प्रदत्त विधायन का मतलब यानी डेलीगेट लेजिस्लेशन कहते हैं जिसको, यानी कानून निर्माण की शक्तियां हम मंत्रिपरिषद को दे देते हैं, और मंत्रिपरिषद इस कानून को बना करके वापस किसमें, व्यवस्थापिका में यानी लेजिस्लेचर में लेकर के जाता है। तो इन्हें कहने का आशय यहाँ पर मेरा यह है कि वास्तविक शक्तियां जो होती है वो मंत्रिपरिषद में होती है। यहाँ पर ये नाममात्र का है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि निर्वाचित राज्यपाल संसदीय व्यवस्था के प्रतिकूल हो सकता है। वो कैसे होगा, क्योंकि जब ये नाम मात्र का ही है तो अनावश्यक चुनाव जैसी प्रक्रिया जटिल अपनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। कहने का यह मोटा मोटा ये है। नेक्स्ट जो इसमें आता है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यवस्था में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहता है। यानी सिंपल है, द सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन एनेबल्स द सेंटर टू मेंटेन इट कंट्रोल। सबसे बड़ी बात, ओवर द स्टेट, यानी सेंटर का स्टेट पर एक तरह से कंट्रोल रहता है। सेंटर का कारण मैंने आपको बताया भी था कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि वो सेंटर का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो राज्य पर एक तरह से मोटा मोटा नियंत्रण रखता है। कैसे और किस प्रकार से आगे और भी पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ बताना चाहूंगा। नियंत्रण इस मायने में कि यदि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अपना रोल अदा नहीं कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, या एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है उसकी, या संविधान में जो उसके लिए प्रक्रिया निर्धारित है उसके विपरीत जाकर के कोई कार्य करता है, तो आपको अच्छी तरह से पता है 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जाता है। अर्थात सेंटर राज्य में शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 356 भी लागू करता है, राष्ट्रपति शासन भी इम्पोज कर लेता है, यानी प्रेसिडेंट रूल भी इम्पोज कर देता है। तो उस प्रकार से ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति राज्य में केंद्र एक नियंत्रण बना रहता एक तरह से, ये मोटो। और अभी एक सिविल सर्विस में जो क्वेश्चंस आया था, ये आपका आईएएस 2004 में लगभग, ये 2004 में दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, हालांकि ये 15-20 शब्दों का ही प्रश्न था। पहले सिविल सर्विस में जी के 1-2 पेपर होते थे, उनमें से एक पेपर होता था, पहला पेपर, उसमें संविधान का कुछ हिस्सा होता था, उसमें ये सवाल पूछा गया था। और बहुत सिंपल है कि राज्यपाल की नियुक्ति करने, यानी राज्यपाल की नियुक्ति करने, न कि उसको चुनने के पीछे दो प्रमुख विचार क्या थे। तो आप देखिए, what were the two main ideas behind opting, अर्थात गवर्नर नॉट इलेक्टेड हिम, अर्थात उसे चुना नहीं गया, उसे नियुक्त क्यों किया गया, इसके पीछे दो विचार क्या थे। तो मैंने इतने सारे विचार बताए आपको, उनमें से दो विचार आपको लिखने, और सिंपल सी बात है मैंने आपको यहाँ 5-6 बिंदु बताए हैं आर्ग्यूमेंट कि भाई हमने ये वर्तमान व्यवस्था क्यों अपनाई है। तो सबसे पहले आप देखो, कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ, मुख्यमंत्री के साथ। फिर हमने बात की कि चुनाव जैसी जटिल प्रक्रिया को हम क्यों अपनाएं। फिर हमने बात की कि निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होगा, तो उससे हम इम्पार्शियल बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते। फिर हमने बात की कि निर्वाचित संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अपोजिट होगा ये। और फिर हमने कहा था कि सेंटर का स्टेट पर क्या रहेगा। अब इनमें से बढ़िया सी दो बातें सिंपल है, आप ध्यान रखना, एक तो कन्फ्लिक्ट से बचना है, दूसरा अननेसेसरी मनी को स्पेंड नहीं करना है, टाइम को स्पेंड नहीं करना है,
और चौथा इसमें आर्ग्यूमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेंटर का स्टेट पर क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। सेंटर का स्टेट पर क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। तो ये 4 मैंने आर्ग्यूमेंट बोले, 2 पहले में डाल दूं, 2 बाद वाले में डाल दूं, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब उधर के आर्ग्यूमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। वापस एक बार हम मोटे मोटे रूप से इनको देखते हैं कि क्या क्या हमने आर्ग्यूमेंट देखे थे। अब देखिए, आप एक बार वापस इसको देखते हैं, ध्यान सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने वर्तमान प्रणाली को क्यों चुना। उसके आधार हैं, सबसे पहला प्रत्यक्ष निर्वाचन से मुख्यमंत्री और राज्यपाल, यानी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड आपका मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट आया। फिर देखिए दूसरा आर्ग्यूमेंट आता है कि ये केवल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसके लिए अननेसेसरी अपन क्यों कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस इलेक्शन का जो है इसको, और अननेसेसरी क्यों मनी को स्पेंड करें, ये भी इसमें आया। फिर आप देखिए दूसरा जो हमारा आता है, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट हो गए। तीसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि स्वाभाविक रूप से नेचुरली वो किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करेगा और उससे हम एक तरह से गैर पक्षपात पूर्ण व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। फिर आप देखिए आपका चौथा है कि पार्लियामेंट जो आपका गवर्नमेंट सिस्टम है उससे भी ये एक तरह से इनकॉम्पिटेबल करता है, ठीक बात है। फिर आप देखिए ये कि राष्ट्रपति नियुक्त में राज्य पर केंद्र का नियुक्त है। टोटल कितने, 5 आर्ग्यूमेंट है। कितने हैं, 5 आर्ग्यूमेंट को अच्छी तरह से याद रखना। पीटी में भी पूछते हैं, मेंस में भी सवाल पूछते हैं, जो हमने आपके सामने रखा था। अब हम उधर चलते हैं कि अगर इलेक्टेड होगा तो उससे हमें क्या क्या फायदा होगा। अगर इलेक्टेड होता है तो हमें क्या क्या उससे फायदे होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये देखो आप इधर आते हैं, साइड आर्ग्यूमेंट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, यानी प्रत्यक्ष चुनाव अगर होता किसका, राज्यपाल का, तो इसके क्या फायदे होंगे। तो ये 2 मैंने आर्ग्यूमेंट आपको पहले डिस्कस किए थे, वापस बता दूं, दोनों एक दूसरे के विपरीत है और मजेदार है। आप देखो, खुश करने वाले और आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। देखो आप, नॉमिनेटेड विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन द स्टेट, कि भाई बाहर से कोई आया, उसको पता है राजभवन मिला है, राजभवन में बैठना है और कड़छे के नाते अपने मुख्यमंत्री जी मेरे से मिलेंगे और राज्य के जो राज्य स्तर के जो समारोह होंगे उसमें यदि मुख्य अतिथि या अध्यक्षता मुझे मिलती है तो मुझे वहां जाना है, और कोई भी बाहर से डेलीगेट आएगा या प्रोटोकॉल के तहत अगर मेरी जहाँ जरूरत होगी वहां राज्यपाल उपस्थित हो जाएगा, तो वो राज्य में इंटरेस्ट क्यों लेगा। अब राज्य का इंटरेस्ट किस में लेना चाहिए, वेलफेयर में, जनता के कल्याण में, तो वो नहीं लेगा, मनोनीत होगा, क्योंकि वो आउटसाइडर होगा। ये आर्गुमेंट है इसके, ठीक है। मानना नहीं है, मानना नहीं मानना आप पर निर्भर करता है, हमको तो एग्जाम में लिखना है। अब आता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचित राज्यपाल राज्य में सक्रिय भाग लेगा, इसका अपोजिट हो गया कि अगर इलेक्टेड होगा तो वह एक तरह से एक्टिव रहेगा, वो इंटरेस्ट भी लेगा और राज्य के हित में भी बात करेगा। तो 2 आर्गुमेंट हो गए, पहला मनोनीत होगा, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, दूसरा निर्वाचित होगा तो इंटरेस्ट लेगा। अब हम इसके 2 और आर्गुमेंट देखते हैं, जो ये देखिए आप, नॉमिनेटेड इंटरप्ट द फेडरल फीलिंग, ये कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर, संघात्मक भावना में बाधा उत्पन्न करेगा। मैं बहुत सिंपल चीज बताऊंगा आपको, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम संघ की बात करते हैं, संघ की जो ही बात करेंगे, तो आप देखना कि जब हम कहते हैं कि सरकार 2 होती है, 2 सरकार कैसे, एक केंद्र स्तर पर और एक होती है हमारी राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर, यानी सरकार, यानी जिसको हम कह सकते हैं दोहरी सरकार। ये हमारी संघीय जो प्रणाली है उसकी विशेषताओं में से एक मैं निकाल के आपके सामने ला रहा हूं। कैसे इलेक्टेड जो पोस्ट है जो है वो एक संघात्मक भावना में बाधा उत्पन्न नहीं करता है, और मनोनीत कैसे करता है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि ये जो आर्गुमेंट है वो फेवर में है किसके, इलेक्टेड, यानी निर्वाचित राज्यपाल होना चाहिए, यानी एक कहने का मतलब है अमेरिकी जो मॉडल है उसके फेवर में ये। तो हम बात करें दोहरी। अब होता है क्या दोस्तों कि केंद्र में हमने देखा कि राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित है, तो राज्य स्तर पर क्यों नहीं, ये नीचे का जो आर्गुमेंट भी वही है। तो अब फेडरल सिस्टम के विरुद्ध कैसे हुआ है, संघीय व्यवस्था की ये डिमांड रहती है, फेडरल सिस्टम की एक डिमांड रहती है कि सेंट्रल और स्टेट जो है, अमेरिकी अगर फेडरल सिस्टम को हम देखें तो राज्य भी उतने ही ताकतवर है जितना केंद्र है,
दोनों बराबर है। जबकि अगर हम यहाँ बात करें तो जब राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, तो यहाँ आप देखो नियुक्ति केंद्र के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ताकतवर अर्थात पावरफुल सेंटर हो गया, स्टेट नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमारी जो संघीय व्यवस्था है इसमें राज्य हल्के हैं और केंद्र ताकतवर ज्यादा है। तो अगर केंद्र के द्वारा नियुक्त की जाती है तो फेडरल सिस्टम जो है वो कमजोर तो है, उसके विरुद्ध जा रहा है, क्योंकि अगर इलेक्टेड हो तब तो राज्य भी अपनी स्वायत्ता बराबर लेकर के आ रहा है। ठीक बात है। तो थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा ये। तो होता क्या, इधर तो क्या था, पार्लियामेंट सिस्टम था, और इधर कौन सा था, फेडरल सिस्टम था। तो अब देखिए आप, तो मोटे मोटे यहां पर हमने देखे कौन कौन से आर्गुमेंट थे, 4 आर्गुमेंट थे। अगर मनोनीत होगा तो इंटरेस्ट नहीं लेगा, नॉमिनी होगा तो स्टेट में इंटरेस्ट नहीं लेगा, इलेक्टेड होगा तो स्टेट में इंटरेस्ट लेगा। और तीसरा जो सबसे मेजर आर्गुमेंट था वो ये था कि अगर हम नॉमिनी या अपॉइंटी थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त जो राज्यपाल है वो संघीय भावना के विपरीत है, क्योंकि संघीय भावना की ये डिमांड है, संघीय अर्थात फेडरल जो फीलिंग है उसकी मेन रिक्वायरमेंट के दो डिमांड है कि स्टेट भी इंडिपेंडेंट और सेंटर भी, यानी दोनों के बीच का जो पावर है वो बैलेंस होना चाहिए। मगर अगर हम भारत के संदर्भ में देखें, अपने इंडियन कॉन्टेस्ट में देखते हैं, तो यहाँ पर सेंटर के द्वारा राज्यपाल को यदि नियुक्त किया जाता है तो यहाँ थोड़ा फेडरल फीलिंग नहीं आती है, यहाँ सेंट्रलाइज ज्यादा आ रहा है, केंद्रीकृत प्रक्रिया हमको ज्यादा नजर आ रही है। यहाँ की जनता राज्यपाल के मामले में निर्णय लेने के लिए उनके पास में अधिकार नहीं है, इसलिए। और चौथा जो है आर्गुमेंट ये था कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है तो राज्यपाल का क्यों नहीं। समझ में नहीं, तो वही बात हुई कि जब बड़े भाई साहब को मोटरसाइकिल दे रहे हो तो साइकिल तो हमको भी दो, है छोटे भाई की जो डिमांड होती। ठीक वैसे ही ये बात है कि जब राष्ट्रपति को चुनते हो तो राज्यपाल को भी आप चुन लिया करो। तो 4 आर्गुमेंट उधर थे, और आपने देखे थे कि 5 आर्गुमेंट जो हमारे थे वो इधर थे कि निर्वाचित राज्यपाल जो है संसदीय व्यवस्था के प्रतिकूल हो सकता है। तो दोस्तों मेरा यहाँ कहना इतना है कि आपको बहुत अच्छी तरह से इन चीजों को याद रखना है, बहुत अच्छी तरह से आपको ये याद रखना है। कैंसिल। ओके, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है लास्ट वाला, राज्यपाल की नियुक्ति करने न कि उसको चुनने के पीछे 2 प्रमुख विचार क्या थे, 2 आइडियाज क्या थे, 2 बेसिक चीजें क्या थी कॉन्क्रीट, जो मैंने बता दिया था। नंबर 1, चुनाव जैसी जटिल प्रक्रिया से बचना, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना थी उससे बचना, और तीसरा सबसे मेजर जो था कि सेंटर का हमारे स्टेट पर कंट्रोल बना रहे और रहना जरूरी था। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत विविधताओं से भरा हुआ राष्ट्र है, इसलिए यहाँ पर हम बोलते तो हैं कि अनेकता में एकता है, और उस एकता में खूब सारी अनेकता भरी हुई होती है, इसलिए सेंटर का कंट्रोल जरूरी है। ये 2 आर्गुमेंट, 2 आंसर मैंने आपको दे दिए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं और पीटी में भी आते हैं। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा आर्टिकल। कौन सा था बताइए, देखो जरा किस आर्टिकल पर हमने चर्चा की थी। आर्टिकल देखिए आप, सबसे पहला हमने आर्टिकल कौन सा लिया, सबसे पहले हमने आर्टिकल लिया था 152। 152 के बाद में हमने क्या बताया, 152 में तो हमने डेफिनेशन को बताया था, 153 में कहा था कि एक राज्य का एक राज्यपाल, 154 में हमने क्या बात की थी कि राज्य की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस में है, राज्यपाल में है, और राज्यपाल इस एग्जीक्यूटिव पावर को यूज किसके माध्यम से करेगा, थ्रू अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स जो है उनके थ्रू करेगा। तो ये 154, 155 में हमने बात क्या की थी, जो अभी चर्चा हुई लंबी चौड़ी हमारी, कि कैसे और किस प्रकार से इसकी नियुक्ति होती है। तो सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति करता है, वारंट जारी करता है, इन पर हमने लंबी चौड़ी। अब आता है हमारा ये आर्टिकल 156, ये बहुत महत्वपूर्ण है, राज्यपाल के कार्यकाल, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में आता है कि राज्यपाल की राज्यपाल का जो शक्तियां है, अर्थात राज्यपाल का कार्यकाल कितना है, पद मुक्ति क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस क्या है। तो सिंपल सी बात है, राज्यपाल का जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो मोटे रूप से कितना है, 5 वर्ष। और 5 वर्ष कब से है, 5 वर्ष कब से है, जब वो पद को ग्रहण कर लेता है तब से है। और दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट आता है
इसमें लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यहां पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि ये न्याय योग्य नहीं है। सूर्य नारायण बनाम भारत संघ 1982 में एक वाद आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, इस पर हम चर्चा भी करेंगे, बताते हैं आपको। सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष। कब से? ध्यान रखना, जिस दिन वो क्या ले लेता है, शपथ ले लेता है, ओथ एंड अफर्मेशन जिस दिन लेता है उस दिन से लगाकर 5 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल होता है। जैसे आप थोड़ा याद करना, अपने राजस्थान में जो कलराज मिश्र है उन्होंने कब शपथ ली थी, तो 5 वर्ष शपथ से, ध्यान रखना, कब से? शपथ से 5 वर्ष तक। फिर आता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति खुश है तब तक आप पद पर बने रहो, जब चाहे जब राष्ट्रपति आपसे त्याग पत्र मांग सकता है। अब प्रश्न ये आता है कि अगर कोई राज्यपाल से राष्ट्रपति त्याग पत्र मांगे और राज्यपाल कह दे मैं तो भाई त्याग पत्र नहीं दूंगा, उस स्थिति में क्या होगा? सोचो जरा कि भाई आपने मुझे नियुक्त किया है, ठीक है, आप मेरे से मांग रहे हो तो त्याग पत्र, मगर मैं तो नहीं देता। तो दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यपाल को बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को बर्खास्त कर सकता है। यहाँ मैं आपके लिए 2 प्रश्न छोड़ूंगा। बताइए, भारत में सबसे पहला ऐसा कौन सा राज्यपाल था जिसको बर्खास्त किया गया था, और राजस्थान का ऐसा कौन सा राज्यपाल है जिसको राष्ट्रपति ने बर्खास्त किया था? लाइव क्लास में इसका उत्तर देंगे आपको, ठीक बात है। अब आप देखिए प्लेजर, अब इसको लेकर के हमारी जो बात आई थी, अभी आपके सामने आई थी 1982 में सूर्य नारायण बनाम सूर्य नारायण बनाम भारत संघ, इसमें हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस बात को कहा था, ये वाला जो प्रिंसिपल है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो सिद्धांत है वो न्यायपूर्ण नहीं है, जस्टिकेबल नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है। तो ध्यान रखना, आपसे पीटी में पूछेंगे वो, इस शब्द को याद रखना आप, न्यायपूर्ण, जस्टिकेबल, न्यायपूर्ण नहीं है। तो होता क्या कि पीटी में सवाल पूछते हैं और बड़ा तरीके से पूछते हैं कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जो प्रिंसिपल है, ये सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में कहा था कि जस्टिकेबल अर्थात न्यायपूर्ण नहीं है? तो ध्यान रखना, 1982 सूर्यनारायण बनाम भारत संघ, इस वाद में इसको कहा था। डिटेल देखेंगे कभी, क्लास में बताएंगे आपको इन चीजों को कि क्या था ये वाद और क्यों आया था, ये क्या था, इस पर चर्चा, ठीक बात है। अब देखिए आप, 2 बातें आ गई, सामान्य तो 5 वर्ष और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब हम यहाँ बात करेंगे 3-4 मोटी मोटी बातें हैं इसके कार्यकाल को लेकर के, सिंपल सी बात है जो हमारे एग्जाम में, फिर यहाँ पर पॉइंट में आपके सामने स्लाइड में रखूंगा। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तब वह क्या करेगा? अगर राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आता तब तक वह पद पर बना रहता है। एक दूसरा ये आता है कि क्या राज्यपाल किसी राज्य में 2 वर्ष के लिए रहता है और उसका स्थानांतरण, ट्रांसफर दूसरे राज्य में किया जाता है, तो क्या वो पूरे 5 वर्ष के लिए जाएगा या रिमेनिंग जो उसका टेन्योर है उसके लिए? तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर किसी राज्यपाल का ट्रांसफर होता है तो वो शेष कार्यकाल के लिए जाता है। याद करो 2012 में मार्गरेट अल्वा जो उत्तराखंड से यहाँ आए थी, तो सिंपल सी बात है कि बचा हुआ कार्यकाल जो उनका था 2014 तक 2 वर्ष का बचा हुआ था, वो पूरा किया था, ठीक है। एक और आता है कि अचानक अगर राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए, उस परिस्थिति में क्या करेंगे? तो ये कुछ 4-5 ऐसे बिंदु हैं जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। पहले मैं आपके सामने इन चीजों को ले आता हूँ, आप देखिए। हाँ, एक और ये बिंदु था, एक और ये और बिंदु था कि वह अपना रेजिग्नेशन जो है, प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस
यानी गवर्नर जो है अपना जो रिजाइन है वो किसको देता है? गवर्नर अपना रिजाइन किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। किसको देता है? द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। वो अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि राज्यपाल जब भी अपना त्याग पत्र देगा, वो अपने ऑफिस में ही देगा। कहाँ? ऑफिस में। कहीं चलते फिरते हवाई जहाज में नहीं दे सकता। बात है दोस्तों 1988-89 के लगभग की बात है। राजस्थान के बहुत वरिष्ठ एक नेता थे हरिदेव जोशी। वो असम के उस समय राज्यपाल थे, मगर राजस्थान में कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल ऐसी इवेंट हो गया था जिसके कारण उनको राजस्थान का दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाने की प्रक्रिया थी। तो अब यहाँ एक सवाल एक और उठता है कि क्या कोई व्यक्ति राज्यपाल रहने के बाद में भी मुख्यमंत्री बन सकता है? तो ये बहुत शानदार उदाहरण है कि हमारे राजस्थान में ऐसा हुआ है कि असम के राज्यपाल थे हरदेव जोशी। ठीक है, हरदेव जोशी असम के राज्यपाल थे और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे वो शिवशरण माथुर थे। तो हुआ क्या, कोई पॉलिटिकल इवेंट हुई, ऐसी कोई राजनीतिक ऐसी घटना हुई, कोई ऐसे पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस डेवलप हुए जिससे वो, जब आपको राजस्थान की पॉलिटी जब पढ़ाया जाएगा आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब बताया जाएगा इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से। तो उनको त्यागपत्र देना पड़ा तत्कालीन मुख्यमंत्री को, यानी द टाइम जो प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर थे उनको त्यागपत्र देना पड़ा। हरदेव जोशी को कहा गया कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर वो असम के राज्यपाल थे। हरदेव जोशी उस समय जब ये कहा गया कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो जयपुर में ही थे। तो दोस्तों जयपुर में थे तो उन्होंने कहा कि भाई मैं त्यागपत्र दे देता हूँ। तो हुआ क्या था, बड़ी इंटरेस्टिंग और रोचक कहानी थी ये, कि वो राजभवन चले गए और राजभवन जाकर के वहां राज्यपाल जी से मिले। तो राज्यपाल ने तुरंत प्रभाव से कहा कि आप भी राज्यपाल और मैं भी राज्यपाल हूँ, आप जब तक त्यागपत्र नहीं देंगे तब तक आपको मैं मुख्यमंत्री के पद की शपथ नहीं दूंगा। और इसमें और एक रोचकता देखो, हरिदेव जोशी को असम जाना पड़ा और वहां राजभवन में, राजधानी असम की, वहां स्थित राजभवन में बैठ करके उनको त्यागपत्र देना। और जब तक वो त्यागपत्र राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ, अर्थात जो रेजिग्नेशन दिया था गवर्नर ने, और जब तक उसको प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया, तब तक वो राज्यपाल के पद पर रहे। यानी 48 घंटों के बाद में वो मुख्यमंत्री की शपथ ले पाए थे। तो सिंपल सी बात यहाँ पर जो आई थी, इसलिए मैंने आपको बताने को प्रयास किया, कोशिश की है। अब देखिए, टर्म तो 5 साल का है और कब से है ये भी मैं बता चुका हूँ कि जिस दिन वो शपथ लेगा वो तन एफर्मेशन होगी, उसी दिन से उसका 5 वर्ष का, ये बता दिया था। फिर आता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इस पर भी हमने बात की है। सूर्य नारायण बनाम भारत संघ का वाद भी आपको बता दिया कि ये प्रसाद पर्यंत का जो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब चाहे जब वो बर्खास्त कर सकता है, तो इसके कार्यकाल की निश्चितता नहीं है। और समय समय पर केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के, जैसे सरकारिया कमीशन हो, ध्यान से सुनना, चाहे आपका MM पुंछी कमीशन हो या आपका ARC फर्स्ट हो, इन्होंने सब ने कहा था कि गवर्नर का जो ऑफिस है, अर्थात इसका जो टर्म है, वो शुड बी एक फिक्स होना बहुत जरूरी है, एक निश्चित होना। अर्थात 5 वर्ष की बात सरकारी कमीशन ने भी कही थी और 5 वर्ष की बात पुंछी कमीशन ने भी कही थी कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष रखना आवश्यक है। तो द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी मैंने प्रिंसिपल बता दिया। अब आता है यहाँ कि वो त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और मैंने इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी सुनाई थी आपको कि त्यागपत्र राजभवन में बैठ करके ही, जहां उसका ऑफिस होता है वो गवर्नर का, वहीं वो बैठ करके त्यागपत्र लिखता है और वो त्यागपत्र राष्ट्रपति भवन जाता है। राष्ट्रपति भवन में जो सचिवालय राष्ट्रपति का, वहां उसको स्वीकृति मिलती है राष्ट्रपति के द्वारा, तब जाकर के उसका पद रिक्त माना जाता। तो 3 बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उन पर हमने बहुत बढ़िया तरीके से चर्चा की थी। एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था और तीसरा आपका ये वाला पॉइंट था। अब आता है ये जो 3 और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको मैंने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया था, फिर इसको हम एक बार देखते हैं, ठीक है ना। अब आता है यहाँ कि सक्सेसर, अब ध्यान सुनना, उत्तराधिकारी तब तक वो पद पर बना रहता है। ये पीटी में आया वो सवाल है कि राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहेगा। अब उसमें खूब सारी चीजें लिखी हुई होती है, उनमें से एक पॉइंट ये भी है, ये देखो, अ गवर्नर कैन होल्ड ऑफिस, ये देखो, कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर। तो प्रश्न आता है कि क्या राज्यपाल
अपना कार्यकाल पूर्ण होने के बाद में भी उस कुर्सी पर, उस पद पर, उस राज्य में राज्यपाल के रूप में बैठा रह सकता है? तो दोस्तों बिल्कुल, कब तक? अनटिल हिज सक्सेसर एज्यूम चार्ज। ओके, जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं होता, जब तक वो उसका चार्ज नहीं ले लेता उसका उत्तराधिकारी, तब तक वो पद पर बना रह सकता है। तो ये एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, इस पर चर्चा आपको की है और ध्यान रखना आपको। अब आता है अचानक। अब ये अचानक शब्द बड़ा खतरनाक है, सडनली, और इसी के आगे हमने शब्द कॉन्टीजेंसी जोड़ा, और कॉन्टीजेंसी हमेशा ध्यान रखना, या आपदा या डिजास्टर तो एक अलग चीज है, ये कभी भी आ सकते हैं। अचानक पद रिक्त। अब अचानक पद रिक्त कैसे? किसी को मन में थोड़ी आएगा कि त्याग पत्र दे दूं भाई, कि क्योंकि मेरे मन में अचानक आ गया त्याग पत्र दे ही दो, ऐसा नहीं है। अचानक एक ही आता, क्या? मृत्यु। वो अचानक आती है। और अगर कोई राज्यपाल पद पर रहते हुए, प्रश्न आपसे बनाया जाएगा कि कोई राज्यपाल पद पर रहते हुए यदि मर जाए या मृत्यु को प्राप्त कर दे, मोक्ष का वर्ण कर ले, उस स्थिति में क्या होगा? तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग क्या कर देते हो, सीधी सी बात है कि एकदम उत्तर दे देते हो कि संबंधित राज्य का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करेगा, या फिर ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं, ये संबंधित राज्य का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राज्यपाल यानी एक्टिंग गवर्नर के रूप में कार्य करेगा, या जो भी एडजॉइनिंग स्टेट है उसका जो राज्यपाल होगा उसको एडिशनल दे देंगे। नहीं साहब, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि कौन प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट कैन मेक सच प्रोविजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। अचानक पद राष्ट्रपति व्यवस्था करेगा। अब ध्यान रखना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, हालांकि मेंस में भी आते हैं ये सवाल, और इसमें तो पूछे ही जाते हैं, सिंपल सी बात है। आपको राज्यपाल के कार्यकाल को लेकर के पूछ लिया आपसे 5 नंबर का सवाल, तो ये सारी चीजें उसमें रखनी पड़ेगी आपको। तो राज्यपाल का पद अचानक रिक्त होने पर राष्ट्रपति की जिम्मेदारी बनती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी बता रहा हूँ, क्योंकि उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। वो किसका रिप्रेजेंटेटिव? सेंटर का। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? सेंटर की आती है। समझ में आई? यही बात। तो अचानक पद रिक्त होने पर उसका राष्ट्रपति पद उसकी व्यवस्था करेगा। तो ये मैंने कहा, देखो, द प्रेसिडेंट कैन मेक सच प्रोविजन एज ही think fit for the discharge of the function of the governor in any contingency। ऐसी कोई आपदा के समय कौन उसके कार्यों का उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा? ये प्रोविजन कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। अब आता है एक और, शेष कार्यकाल के दौरान उसका दूसरे राज्यों में स्थानांतरित शेष। गवर्नर कैन बी ट्रांसफर्ड टू अदर स्टेट ड्यूरिंग द रिमेनिंग टर्म। ड्यूरिंग द रिमेनिंग टर्म, ड्यूरिंग द रिमेनिंग टर्म का मतलब हुआ उसका बचे हुए कार्यकाल। अब बचा हुआ कार्यकाल कैसे? सिंपल सी बात है कि एक व्यक्ति एक स्टेट में 3 वर्ष तक रहा, अब इसका बचा हुआ कार्यकाल कितना रह गया? 2 वर्ष। तो थोड़ा ध्यान रखना, कई बार न्यूज़पेपर में, अखबारों में ये खबर आती है कि भारत सरकार ने 16 राज्यों के राज्यपाल बदले। तो इसका मतलब यह है कि उनका जो रिमेनिंग, जो भी उसका टर्म है, उसके लिए ही उसका ट्रांसफर होता है। तो मोटी मोटी बात आप ध्यान सुनना, सबसे महत्वपूर्ण, कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इस पर भी हमने अच्छी खासी चर्चा कर दी है। स्वयं हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र कौन किसको देता है? राज्यपाल देगा। राज्यपाल, ध्यान रखना, किसी व्यक्ति को, किसी मीडिएटर को तैयार नहीं कर सकता कि भाई साहब जाओ और मेरा त्यागपत्र आप दे दो। समझ में? ये प्रेसिडेंट रिजाइन। कार्यकाल पूर्ण होने पर जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं होता तब तक वो पद पर बना रहता है, यानी उसका सक्सेसर नहीं आता। ये अब 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन तो आपके दिमाग में कई चीजें और भी उमड़ घुमड़ के आ रही होगी, और आनी भी चाहिए कि सर वो 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रहेगा तो उसकी तनख्वाह क्या रहेगी, है आपको ये कोई, सर वो अगर 20 दिन तक रुका। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये सब राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में आता है कि उसकी दिहाड़ी, उसकी मजदूरी यानी उसका सैलरी, वेतन क्या होगा। समझ में? नहीं? अभी आगे और थोड़ी चर्चा करेंगे। अचानक पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति व्यवस्था करेगा। शेष कार्यकाल के दौरान उसका दूसरे काल में स्थानांतरण होने पर ध्यान रखना, वो वही काम करेगा जो उसका टर्म बचा हुआ है। ठीक है ना? तो अब हम थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। तो मोटी चीजें आपके सामने आ गई। स्थानांतरण करने पर बचा हुआ कार्यकाल पूरा करेगा। फिर आप देखो कि दूसरे राज्य में या कार्यकाल पूर्ण होने के बाद में भी, तो ये मोटी मोटी बातें थी। देखो, त्यागपत्र वो स्वयं देगा कार्यकाल पूर्ण होने पर, अचानक पद रिक्त होने पर, और शेष कार्यकाल। तो ध्यान रखना, प्रोविजन कौन बनाएगा?
ध्यान रखना, यानी कोई भी कॉन्टीजेंसी उस समय, और लास्ट में ये। तो ये जो आर्टिकल था 156, तो वापस हम एक बार बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। 152 का संबंध किससे है, आप अपनी कॉपी में लिखते रहना। 153 का किससे है, 154 का किससे है, और 156 का किससे है। अब बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वापस आर्टिकल आया आपके सामने 157, जिसमें क्वालिफिकेशन की बात की गई है। किसकी क्वालिफिकेशन की बात है कि भाई राज्यपाल के पद पर जो व्यक्ति आएगा उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी नागरिक किसका, भारत का। अब मैं आपके लिए यहां एक और सवाल छोड़ता हूं। अगर किसी व्यक्ति ने नागरिकता अर्जित की है, अगर किसी व्यक्ति ने नागरिकता अर्जित की है, किसी व्यक्ति ने नागरिकता अर्जित की है, तो क्या वह भारत का राज्यपाल बन सकता है। हम तो जन्मजात भारत के नागरिक हैं। अगर किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता अर्जित की है, यानी उसने अपनी सिटीजनशिप को प्राप्त किया है, तो क्या वो भी राज्यपाल बन सकता है। ढूंढते रहना इस प्रश्न का उत्तर। अब आता है इसकी एज जो है वो मिनिमम कितनी है, 35। इसका मतलब ये हुआ कि 35 वर्ष मिनिमम है। अधिकतम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 1000 वर्ष का होगा वो भी बन सकता है। सिंपल से समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो 35 वर्ष न्यूनतम है, उसके बाद में अधिकतम कितना भी है। फिर एडिशनल जो कन्वेंशंस है, और यहाँ पर मैं 2-3 बातें और बताना चाहूंगा आपको। एडिशनल एक परंपराएं जो विकसित हो गई और क्यों हुई, इसकी भी बात आपसे हम करेंगे। जो ये परंपरा है, यानी अतिरिक्त परंपरा है, एडिशनली 2 कन्वेंशंस। आप ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। ये शुड बी आउटसाइडर, यानी बाहरी व्यक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाहरी व्यक्ति। बाहरी का मतलब अपने स्टेट, यानी जिस स्टेट में जिसको गवर्नर नियुक्त किया जा रहा है वो उसी स्टेट का स्थायी निवासी नहीं होना चाहिए। दूसरा है, प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्निंग स्टेट। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान रखना, कि जिस राज्य में जिस राज्यपाल को नियुक्त किया जा रहा है, जिस व्यक्ति को जिस राज्य में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, उस संबंधित राज्य के सीएम से, मुख्यमंत्री से परामर्श कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अब ये जो कन्वेंशंस है, ये दोस्तों धीरे धीरे परंपरा में आई है। मैं आपको यहाँ वही बताना चाहूंगा कि 2 हमारे जो कमिश्नर है केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के, थोड़ा ध्यान सुनना। एक तो है हमारा सरकारी आयोग, एक तो है हमारा MM पुंची। MM पुंची आयोग, इन दोनों ने ही बात कही थी। इन दोनों ने ये बात बहुत अच्छी तरह से कही थी। ध्यान सुनना, इन दोनों कमीशन ने ये कहा था, एक तो ध्यान रखना, उन्होंने कहा था कि बाहरी व्यक्ति होना चाहिए। ध्यान रखना, सरकारी कमीशन ने कहा था, MM पुंची कमीशन का आउटसाइडर होना चाहिए। और एक उन्होंने ये भी कहा था कि वह लोकल पॉलिटिक्स से, जो स्थानीय राजनीति है उससे जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तीसरा, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की थी कि जिस समय राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, इन दोनों कमीशन की लगभग ये दोनों बातें बराबर है, एक जैसी है। हालांकि ये पहले आया था और बाद में आया था, और इसने इसी को ही कॉपी किया एक तरह से। इस मामले में थोड़ा सा आप पढ़ना इसको। तो उसने ये कहा था कि जिस समय राज्यपाल को आप नियुक्त करें, उस समय वह कोई भी बड़ा अथॉरिटी या बड़ा किसी पद, राजनीतिक पद पर, यानी पॉलिटिकल पोजीशन पर वो नहीं होना
चाहिए ये। और चौथी जो उन्होंने बात की थी, दोनों की लगभग बराबर है, चौथा जो उन्होंने बात कही थी वो ये कहा था दोस्तों कि उसको एक लंबा अनुभव होना चाहिए। ये एआरसी ने भी कहा था। एआरसी फर्स्ट जो आया था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो फर्स्ट है, उसने भी दोस्तों यही बात कही थी। उसने भी ये कहा था कि उसको एक पब्लिक लाइफ का, यानी लोक जीवन का, यानी नागरिकों के मध्य काम करने का एक लंबा अनुभव उसके पास में होना चाहिए। यानी पब्लिक लाइफ और एडमिनिस्ट्रेटिव एक लॉन्ग एक्सपीरियंस उसके पास में होना चाहिए। ये एआरसी ने भी कहा था, सरकारिया और एमएम पूंजी ये भी कहते हैं कि वो अनुभवी होना चाहिए। समझ में? हालांकि ये दोनों इस बात को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि वो करंट में एक तो लोकल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, और एक जिस समय उसको गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जा रहा है उस समय वो किसी बड़े पद पर नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये दो कन्वेंशन तो अभी भी हमारी चलती हैं कि हम कोशिश करते, जैसे हमारे वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जो है वो उत्तर प्रदेश से, उनसे पहले कल्याण सिंह जी थे वो भी उत्तर प्रदेश से थे, ठीक है ना। ठीक वैसे ही बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, आउटसाइडर, ये हम मानते हैं अभी भी। और प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्निंग स्टेट। जिस समय राज्यपाल मैं बता चुका हूँ नियुक्त करते समय राष्ट्रपति जो है, तो ये इन्हीं की जो रिकमेंडेशन थी उन्हीं में से ये दो कन्वेंशंस जो है, दो परंपराएं विकसित हुई है। ठीक बात है ना, जो वर्तमान है। हालांकि इनका संविधान में उल्लेख नहीं है, इनका जरूर है। ठीक बात है। तो अनुच्छेद 157 क्या बताता है? क्वालिफिकेशन। किसकी क्वालिफिकेशन की बात करता है ये किसकी क्वालिफिकेशन की बात कर रहा था? राज्यपाल के बारे में। अब आता है हमारा आर्टिकल 158, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कंडीशंस की बात करेगा, ये शर्तों की बात करेगा। राज्यपाल पद के उम्मीदवार के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। देखिए, राज्यपाल पद के लिए शर्तें, कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस क्या क्या हो सकती है, पहले हम इसको देखते हैं फिर थोड़ा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अर्थात संसद। ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर, अर्थात राज्य में हम इसे विधानमंडल कहते हैं। राज्य में हम इसे विधानमंडल कहते हैं। माफी चाहता हूं। हाँ, तो देखो, हम बात कर रहे हैं राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस। क्या क्या शर्तें हैं? सबसे पहला, पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंटर नहीं होना चाहिए, या स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद का सदस्य विधान। अब आता है आपके मन में प्रश्न, यदि है तो है भाई साहब, अगर वो है तो जिस दिन वो राज्यपाल के पद की शपथ लेगा उस दिन उसका वह पद, जो निर्वाचित पद है उसके पास में, वो समाप्त हो जाएगा। अब आता है इसका सैलरी। अकोमोडेशन फ्री है, ध्यान रखना, राजभवन कहते हैं। ये बदल भी सकते हैं, अभी वर्तमान में 3.5 लाख रुपए है वेतन। अब मैं तो ये इसलिए लिखा था कि आपके मन में आए थोड़ा सा वेतन को देख करके। अब ध्यान रखना कि वेतन कहाँ से दिया जाता है, प्रश्न ये है, वेतन कहाँ से देंगे राज्यपाल को? वेतन कहाँ से मिलता है भाई, बताना। देखो, कहाँ से मिलता है वेतन राज्यपाल को? अब मैं आपसे कहूंगा कि उसकी नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है, तो बताइए भाई साहब, क्या सेंटर से उसको सैलरी मिलेगा या राज्य से मिलेगा? हम राष्ट्रपति के संदर्भ में तो पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि उसका जो अलाउंसेज है, सैलरी है, एक समझाने के लिए सैलरी शब्द यूज कर रहा हूँ, सैलरी जो है वो अपने कंसल्टेंट फंड पर चार्ज है, भारित है। तो केंद्र की जो संचित निधि है उस पर भारित है। तो राज्यपाल का जो वेतन है, राज्यपाल का जो वेतन है वो किस पर है और कौन देता? तो सिंपल सी बात है कि वो सेवाएं किसको दे रहा है? राज्य को। जब वो सेवाएं राज्य को दे रहा है तो अच्छी तरह से ध्यान रखना कि उसका जो वेतन है वो राज्य की कंसोलिडेट फंड में से दिया जाएगा। समझ में? जिस स्टेट में वो काम कर रहा है उसी स्टेट की कंसोलिडेट फंड में से उसको दिया जाएगा, और भारित है। ध्यान रखना, राज्यपाल का वेतन भारित है। और यहाँ एक बिंदु और नोट कर लेना, राज्यपाल की कोई पेंशन का प्रावधान नहीं है, किसी प्रकार की कोई पेंशन राज्यपाल की नहीं है। ठीक बात है।
तो यहाँ सैलरी को ले लिया। अब आता है फ्री रेजिडेंस अकोमोडेशंस जो है वो मुफ्त में होता है, जिसको राजभवन कहा जाता है। उसके खर्चे वगैरह सब राज्य सरकार वहन करती, राज्य वहन करता है। He is entitled such emoluments, allowances and privileges as may be determined by the parliament। अब आता क्या है कि उसके भत्ते, उसके विशेष अधिकार, ध्यान रखना, उसकी सुविधाएं, भत्ते हो गए, सुविधाएं होगी, विशेष अधिकार है, वो डिटरमाइन कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। ये बहुत अच्छी तरह से इस फैक्ट को ध्यान में रखना, पूछा जाता है परीक्षा में। ये मैं थोड़ा फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि पीटी में भी सवाल आते हैं ऐसे, इसलिए थोड़ा टाइम भी ले रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ आपको कि पार्लियामेंट करता है इसको, और वो इनके लिए एंटाइटल है गवर्नर। किन के लिए? भत्तों के लिए, विशेष अधिकार के लिए, ध्यान रखना है, सुविधाओं के लिए वो, और ये संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। He should not hold any office of profit। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जब वो पद पर है तो अन्य लाभ का पद स्वीकार नहीं कर सकता। यानी he should not hold any office of profit। जब वह राज्यपाल के पद पर हैं तब वो अन्य कोई लाभ का ऐसा पद स्वीकार नहीं करेगा। और दोस्तों, कभी करेंगे चर्चा लाभ के पद पर, क्योंकि लाभ के पद को संविधान में कहीं पर भी कोई व्यवस्थित तरीके से परिभाषित नहीं किया है। उसकी व्याख्या समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने की, उसको एनालाइज किया, उसको डिस्क्राइब किया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी उसका रेफरेंस हमको पर्टिकुलर एक वेल डेफिनेशन के साथ में हमको नहीं मिलता, ठीक है ना, अनिला नहीं कर सकता। फिर आता है his emoluments and allowances। ये सबसे महत्वपूर्ण कि उसकी जो भत्ते हैं, उसकी जो सुविधाएं हैं, उसको आप डिमिनिस्ड नहीं कर सकते। डिमिनिस्ड ड्यूरिंग हिज टर्म, कहने का मतलब है वेतन भत्ते और सुख सुविधाओं में जब वो पद पर हैं तो उसमें कमी नहीं की जा सकती, उसको कम नहीं किया जा सकता। यानी सुविधाएं और उसके जो भत्ते हैं, अर्थात उन भत्तों को कम नहीं किया जा सकता, भत्तों को हम कम नहीं कर सकते पद पर रहते हुए, ध्यान रखना। फिर आता है व्हेन द सेम पर्सन, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि अगर कोई एक व्यक्ति, सेम पर्सन, 2 और मोर स्टेट का गवर्नर है, एक या एक से अधिक राज्यों का यदि वो राज्यपाल है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, उसके वेतन, अलाउंसेज, जो कुछ भी है, उसका प्रोपोर्शन जो है वो डिटरमाइन प्रेसिडेंट करता है। पीटी में आता है सवाल, ध्यान रखना कि यदि कोई एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो मोटी मोटी मैंने आपके सामने देखो शर्तें बताई है। सबसे पहला, आप ध्यान सुनना, सबसे पहला कि वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा था कि उसका जो सैलरी है वो 3.5 लाख रुपए है। फ्री रेजिडेंस एंड अकोमोडेशन जो रहने का है वो मुफ्त में दिया जाता है। मेडिकल भत्ता भी होता है, कई प्रकार के भत्ते होते हैं जिनकी यहाँ चर्चा करना कोई उचित है नहीं। और जो वेतन दिया जाता है, ध्यान रखना, उसको जो सैलरी दी जाती है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर हमने चर्चा कर ली कि राज्यपाल का कोई पेंशन नहीं होता है, जैसे राष्ट्रपति का होता है वैसे राज्यपाल का कोई पेंशन नहीं होता है, और राज्य की संचित निधि में से दिया जाता है। फिर आता है हिज एंटाइटल्ड सच एमोलेशन। अब होता है क्या है कि वो कुछ न कुछ विशेष अधिकार और भत्ते और सुविधाएं जो संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है उसका उपभोग करता है, उस सेवाओं को प्राप्त करता है वो। और फिर आता है शुड नॉट होल्ड एनी, यानी वो अन्य, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी अन्य कोई लाभ का पद स्वीकार नहीं कर सकता जब तक वो राज्यपाल है। भाई उसका मन कर दे तो मैं तो कहीं और चला जाऊं, ऐसा नहीं, मैं उस कंपनी को ज्वाइन कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आता है कि जब तक वो पद पर है डिमिनिस्ड नहीं कर सकते, उसके अलाउंसेस को हम कम नहीं कर सकते। और फिर लास्ट में है कि वो एक ही व्यक्ति है और अगर वो अलग अलग राज्यों में, यानी 2 राज्यों में राज्यपाल है तो उसके वेतन भत्तों का जो प्रोपोर्शन यानी जो अनुपात होगा वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। अब आता हमारा लास्ट जो एक और है इसमें, अधिकार व उन्मुक्तियां।
ये भी बहुत प्रिविलेज है, इम्यूनिटीज है। इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, मजा भी आएगा। इसमें एक बहुत शानदार उदाहरण भी है जिस पर हम चर्चा अभी करेंगे आपके सामने। देखो दोस्तों, अब आता है कि इसके पास में प्रिविलेज कौन कौन से, अधिकार कौन कौन से, और उन्मुक्तियां कौन कौन सी है। इम्यूनिटी, उन्मुक्तियों का मतलब छूट। राज्यपाल क्यों पद पर, और पद पर रहते हुए उसको कई प्रकार की छूट मिली हुई है। आप देखिए, ही एंजॉय पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटीज। आपको पता है वो पद पर रहते हुए उसको जो मंत्रिपरिषद यानी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उसको सलाह देती है, उसी आधार पर वो काम करता है। आप ये कोई भी कानून राज्य सरकार के द्वारा बना है, उस कानून को लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते और राज्यपाल के विरुद्ध आप दावा पेश नहीं कर सकते। एक तो ये बात है, ध्यान रखना। लीगल लायबिलिटीज फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट, यानी उसकी ऑफिशियल एक्ट के दौरान भी उसकी कोई लीगल लायबिलिटी, जिसका मैंने उदाहरण दिया था कि अगर कोई कानून बन के आता है और आपको लगे कि भाई मुझे तो ये कानून बिल्कुल पसंद नहीं है और ये क्या राज्यपाल जी ने कानून बना दिया, क्योंकि सारे कानून राज्यपाल के नाम से आते हैं। ध्यान रखना, सारे कानून राज्यपाल के नाम से आते हैं और केंद्र के जो भी कानून आते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से आते हैं। तो आपका मन ही कर दे कि भाई मुझे तो पसंद नहीं है, राज्यपाल जी ने यानी गवर्नर ने ये क्या रूल्स बना दिया, मैं तो कोर्ट जाऊंगा, आप नहीं जा सकते। तो सीधे सीधा इसके लिए राज्यपाल जिम्मेदार नहीं है। मैंने आपको बता दिया, ये एंजॉय पर्सनल इम्यूनिटीज, यानी ये एक पर्सनल छूट एंजॉय करता है, लायबिलिटीज फ्रॉम हिज ऑफिशियल एक्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। शासकीय कार्यों के लिए विधिक दायित्व से निजी उन्मुक्ति है। शासन के जो भी काम करता है उसके लिए वो उन्मुक्त है, छूट है। सेकंड देखिए, कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग करते हो, इवन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट। यहां देखिए आप, ऑफिशियल एक्ट था दोस्तों, यहां कौन सा आ रहा है, हिज पर्सनल एक्ट आ रहा है। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि साहब मैं तो अगर कोई राज्यपाल हत्या कर दे तो भाई साहब जब तक वो पद पर हैं गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब मजेदार बात सुनाता हूं आपको एक। उत्तर प्रदेश के एक बहुत ख्यातिनाम नेता थे, शायद नाम बताना उचित नहीं रहेगा। वो आंध्र प्रदेश में राज्यपाल थे। आंध्र प्रदेश में राज्यपाल थे। हुआ क्या कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में कोई फैशन शो हुआ, और फैशन शो में आपको पता ही है वहाँ कैट वॉक, बुल वॉक, पता नहीं और भी कोई वॉक होते हैं वहां पर। और जब वो वॉक चल रहे थे, राज्यपाल जी उसमें मुख्य अतिथि थे और वो फिसल गए। फिसलने का मतलब आप समझ सकते, गिरे नहीं, वो अन्यत्र फिसल गए। और वहां जो फीमेल जो मॉडल थी उसने राज्यपाल जी के विरुद्ध केस दायर कर दिया। पुलिस ने उस केस को स्वीकार नहीं किया। मगर आपको ध्यान रखना चाहिए, मीडिया में कोई बात आ जाती है क्योंकि ये संवैधानिक पद हैं। अब हुआ क्या, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो श्री मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने फोन करके उस व्यक्ति से बात की और उनसे कहा कि आप त्याग पत्र दे करके तुरंत दिल्ली आ जाओ। तब उन्होंने कहा कि मैं त्याग पत्र दूंगा, मुझे तुम गिरफ्तार कर दोगे। अब इस पॉइंट को समझना आप, जब तक वो पद पर है गिरफ्तार नहीं हो सकता, और जो ही वो त्याग पत्र देगा और त्याग पत्र स्वीकृत होते ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, कि वो जो उसका पर्सनल एक्ट है वो पद पर है तब तक तो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मगर जो ही पद को छोड़ा उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अच्छी तरह से इस चीज को ध्यान में रखना। तो हुआ क्या दोस्तों, वहां से जब त्याग पत्र दे दिया, फिर वो आपको पता ही है, वहां से वो दिल्ली आए, दिल्ली आते उनको गिरफ्तार किया गया, दूसरे दिन जमानत हो गई, चले गए। अब शायद उनकी मृत्यु हुई हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि संवैधानिक पद हो तो इसकी गरिमा होती है, तो ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं सकता। ये तो इक्का दुक्का कोई मेरे उदाहरण हाथ लग गया इसलिए आपको बता दिया, वरना ये बहुत गरिमा में पद होते हैं, रिस्पेक्टफुल पोस्ट होती है। इसलिए इस पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी कोई हरकत नहीं करता जिससे संविधान, देश, राज्य और स्वयं की मर्यादा तार तार हो। ठीक है दोस्तों, अब आता है कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई, अगर राज्यपाल मनुष्य है, उसका भी समाज, कुटुंब, परिवार है, और उसमें कोई माथाफोड़ी हो जाती है
तो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, कार्रवाई नहीं हो सकती। बताएंगे थोड़ा आगे। और उसे गिरफ्तार या कैद भी नहीं किया जा सकता। हम ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजनर, यानी हम उसको जेल में भी नहीं डाल सकते। ये बहुत बड़ी उसकी इम्यूनिटीज है, किसकी? गवर्नर की। अब आप देखिए, गिविंग 2 months नोटिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाह रहा। सिविल प्रोसीडिंग जो होता है, सिविल प्रोसीडिंग का मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में जो वाद होता है, यानी सिविल प्रक्रिया जो होती है, सिविल का मतलब दीवानी मामले, एक फौजदारी होता है, एक दीवानी मामले, लेन देन से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित जो मामले होते हैं सिविल प्रोसीडिंग में आते हैं। सिविल प्रोसीडिंग में जो होता है दोस्तों कि जैसे सपोज मानो राज्यपाल एक्स है, उसका भाई वाई है, इन दोनों के बीच में अगर प्रॉपर्टी को लेकर के कोई प्रॉब्लम है और उसमें सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली गवर्नर इन्वॉल्व है, तो 2 months का यानी 2 महीने का उसको नोटिस देते हुए दीवानी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो पीटी में कई प्रकार के घुमावदार प्रश्न आते हैं और उन प्रश्न के दौरान हमको इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है कि वो कैसे और किस प्रकार। तो ये दोस्तों छूट थी, अधिकार थे, उन्मुक्तियां थी उनके लिए। ही एंजॉय पर्सनल लिमिटेड फ्रॉम द लीगल लाइबिलिटीज फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। समझ में आ गई? जब वो पद पर है, पद पर रहते हुए जो भी काम करेगा उसके लिए वो लीगल लाइबिलिटीज उसकी नहीं है। दूसरा देखो आप कि ही इज immune from any criminal proceeding even in respect of his personal act। यदि वो स्वयं भी कोई क्रिमिनल एक्ट करता है, यानी कोई न कोई ऐसा उसके द्वारा पर्सनल एक्ट ऐसा किया जाए जो क्रिमिनल प्रोसीजर में आता हो, यानी आपराधिक प्रवृत्ति का हो, तो भी उसको गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो भी उसको नहीं। तो ये छूट है, इनसे संबंधित आपसे सवाल पूछेगा। एक बार जो हमने अभी सारा कुछ जो देखा है, जो पढ़ा है, उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते फटाफट। तो हम मोटा मोटा आज जो आर्टिकल 155 से जो शुरू किया था उस पर एक बार वापस थोड़ी सी नजर डालते हैं फटाफट और इसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं एक बार, ज़्यादा नहीं। हम थोड़ा सा समय लेंगे आपका, जिससे कि हमको ये याद हो जाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं आते रहते हैं। ये देखिए, तो आर्टिकल 155 में देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन है, तो अब उनको पता है कि सिलेक्टेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है अच्छी तरह से। किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति उसके हस्ताक्षर मोहर मैंने आपको बता दिया। हमने लिखा है ये प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट ने भी 1979 में ये एक व्यवस्था दी थी इसकी नियुक्ति के संदर्भ में। उसने ये कहा था कि ध्यान रखना कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है मगर वो रोजगार का पद नहीं है, ये भी हमने चर्चा की थी। अब आता है कि इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो डिबेट है जिस पर हमने चर्चा की थी कि जो वर्तमान हमने स्थिति को अपनाया हुआ है, वर्तमान जो प्रोसीजर हमने अपनाया हुआ है वो ये है कि हमारा नियुक्त है, इलेक्टेड नहीं है। इसके ऊपर हमने आर्गुमेंट किए थे अच्छी तरह से कि वर्तमान स्थिति के पीछे आपने बताया कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर के बीच में। अगर मनोनीत राज्यपाल होगा तो वो इंटरेस्ट लेगा स्टेट में, और अगर वो मनोनीत होगा तो राज्य में इंटरेस्ट नहीं लेगा, और यदि इलेक्टेड होगा तो वह इंटरेस्ट लेगा। इस पर भी हमने चर्चा की थी। फिर आप देखो चुनाव जैसी जटिल प्रक्रिया, यानी ये जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है इलेक्शन का, इसमें टाइम और मनी दोनों का स्पेंड है। फिर आप देखो कि मनोनीत करना संघात्मक, कहने का मतलब कि अगर केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो इसमें राज्य की शक्तियां क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये एक तरह से संघात्मक भावना में क्या करता है, बाधा। अब आपके मन में आ रहा है कम कैसे हो सकती है? अरे भाई, राज्यपाल जब केंद्र के द्वारा नियुक्त होता है तो ये एक तरह से एकात्मक लक्षण है, यूनिटरी का करेक्टरिस्टिक है, फेडरल हुआ ही नहीं है। फेडरल तो तब होता है जब गवर्नर इलेक्टेड होता है, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो राज्यपाल का क्यों नहीं हो सकता। अब ये कुछ बचे हुए आर्ग्यूमेंट है, देखो आप इनको फटाफट। निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ होगा और उससे हम निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकते, इसलिए चुनाव नहीं करवाना। फिर आता निर्वाचित राज्यपाल संसदीय व्यवस्था, जब संसदीय शासन प्रणाली अपनाते तो पालिका जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक नाममात्र की और एक वास्तविक होती है। फिर आता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यवस्था में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहता। अब इस सवाल को आपको मैंने बता दिया था, इसका उत्तर अच्छी तरह से इसको लिखना है आपको, ठीक है। अब आता है हमारा आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल 156 जो राज्यपाल के कार्यकाल एवं पद मुक्ति के बारे में बात करता है। अच्छी तरह से पता है राज्यपाल का टर्म कितना है, 5 ईयर। किसके प्लेजर ऑफ
इस पर भी हमने आपको एक कोर्ट का केस बताया था, सूर्यनारायण बनाम भारत संघ वाला। स्वयं हस्ताक्षर किसको त्याग पत्र देगा, वो प्रेसिडेंट को देता है। फिर आप देखो कि उसका उत्तराधिकारी यदि नियुक्त नहीं होता तब तक वो पद पर बना रहता है, यानी उसका सक्सेसर अगर एज्यूम नहीं करता है चार्ज को तब तक वो अपनी ऑफिस को होल्ड किए हुए रहता है। फिर आप देखो द प्रेसिडेंट कैन मेक सच प्रोविजन एज थिंक फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इफ एनी कंटीजेंसी, यानी कोई भी कंटीजेंसी ऐसी कोई आपदा आ जाए, ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो व्यवस्था राष्ट्रपति करेगा राज्यपाल के कर्तव्यों का। फिर आता है कि उसका ट्रांसफर भी किया जा सकता है, तो ध्यान रखना किसी भी और स्टेट में उसका ट्रांसफर किया जा सकता है। अब आता है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, जिस पर भी हमने चर्चा की थी। अलग अलग कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उन पर चर्चा की थी। पेन नोटबुक लेकर रखना, कुछ चीज़ें लिखनी भी है आपको, ठीक है। और फिर हमने आपको बताया था इसकी कुछ कंडीशंस हैं। ये 6 कंडीशंस हमने इधर देखी, देखो आप कि वो संसद या विधानमंडल का मेंबर नहीं होना चाहिए। सैलरी उसका बता दिया, फ्री अकोमोडेशन उसको मिलता है। सैलरी जो है वो किस पर चार्ज है, स्टेट के कंसोलिडेंट फंड पर है वो। और फिर वो कौन कौन सी विशेष अपने विशेष अलाउंसेस और एम्यूनिटीज को प्राप्त कर सकता है। फिर देखिए ये हमने कुछ आपको प्रिविलेज और इम्यूनिटीज के बारे में बताया था। थोड़ा सा और रिवीजन करना, बढ़िया तरीके से पढ़ना। हाँ तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे राज्यपाल के बारे में, चल रहा है हमारा मामला। तो हम मोटे रूप से आपको बताना चाह रहे हैं, वापस एक बार हम इन चीज़ों को थोड़ा तरीके से देख लें तो ठीक रहेगा हमारे लिए और आपके लिए भी। ये मैं जो लिख रहा हूँ, ये आर्टिकल लिख रहा हूँ जो आपको भी ध्यान में रखने हैं। अब देखिए आर्टिकल जो है हमारा 152 में डेफिनेशन की बात की गई है, परिभाषा राज्य के बारे में। 153 में आपको पता है एक राज्य का यानी हर स्टेट में गवर्नर होगा और एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, ये इसमें है। फिर आर्टिकल 154 जो आता है कि वो स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस में इम्प्लाई आता वेस्ट किया हुआ है, स्टेट है वो गवर्नर में फैला हुआ, किस में निहित किया हुआ है, गवर्नर। गवर्नर उसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। फिर आप देखिए 155 में आता है। 155 में हमने बहुत बड़ी डिबेट भी पढ़ी, समझा कि भाई राज्यपाल जो है वो नियुक्त होता है, अपॉइंट होता है, इलेक्टेड नहीं होता। इस डिबेट को भी देखा। तो 155 में 156 में हमने इसका टेन्योर देखा, इसका कार्यकाल को देखा, कार्यकाल कितना है, सेवा शर्तें, त्याग पत्र और भी अन्य जो कंडीशंस थी उस पर हमने चर्चा की थी। फिर आती है 157। 157 में हमने देखा, मोटे मोटे रूप से आपने देखा होगा 157 में इसको क्या क्या शर्तें हैं इसके लिए उसकी बात की गई थी। 157 में कौन कौन सी योग्यता या क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है उस पर हमने चर्चा की थी। ये कार्यकाल से संबंधित है और ये योग्यता से संबंधित है और इसमें कंडीशंस की बात की गई थी, शर्तें, जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस भी की थी। तो एक बार फिर देखें, 152 परिभाषा, 153 में राज्यपाल के बारे में बात की गई, 154 में कार्यपालिका शक्ति राज्य की, 155 में इसकी नियुक्ति प्रक्रिया को बताया गया, 156 में इसके कार्यकाल यानी इसका टेन्योर कितना है उसके बारे में बात की गई और 157 में क्वालिफिकेशन की बात की गई थी कि क्या योग्यता होनी चाहिए और भी जो शर्तें थी वो भी। और 158 में जो शर्तें हैं, उन्मुक्तियां हैं, छूट है, इम्यूनिटीज जो है वो इसके बारे में बात की थी। अब जो हमारा है वो 159 में आपने देखा होगा ओथ एंड अफर्मेशन है। ओथ एंड अफर्मेशन को हम थोड़ा डिटेल में आपके सामने रखना चाह रहे हैं। और देखिए ध्यान सुनिए, हमने क्योंकि एग्जाम में ये आते हैं। 159 में शपथ। अब शपथ दिलाता कौन है? राज्यपाल को शपथ, ध्यान रखना, संबंधित जिस स्टेट में, जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में अगर कोई भी नया राज्यपाल आएगा तो उसको पद की जो शपथ दिलाई जाएगी वो, ध्यान रखना, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाएगी। अर्थात ओथ एडमायर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जजेस नहीं, चीफ जज। यहाँ हमारे पीपीटी बनाने वाले भाई साहब कुछ कर गए गड़बड़, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उसको ओथ एंड अफर्मेशन होगी गवर्नर की। अब जो प्रश्न आता है कि अगर मुख्य न्यायाधीश बीमार हो गया या मुख्य न्यायाधीश पद पर नहीं है तो जो वरिष्ठ होगा या जिसके पास में, ध्यान रखना, वरिष्ठ होगा
जिसके पास में मुख्य न्यायाधीश का एडिशनल चार्ज होगा, वो राज्यपाल को शपथ दिलवाएगा। ध्यान रखना, वही उसको ओथ एंड अफर्मेंट करेगा, एक तरह से समझ में आई। अब आता है कि उसकी शपथ का क्या प्रारूप होता है, तो मैं आपको एक छोटा सा बताना चाहूंगा। प्रारूप में आई यानी वो स्वयं, XYZ कोई भी व्यक्ति हो सकता है, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, यहां पर ध्यान रखना ईश्वर की शपथ ले रहा वो एक। दूसरा, जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करते उनके लिए सोलेमनली अफर्म, अर्थात सत्य निष्ठा। किसकी? यहां जो शपथ ले रहा है, अगर ऊपर का बिंदु हम देखें तो ईश्वर को ध्यान में रख करके ले रहा है, और यहां जो शपथ लेगा वो सत्य निष्ठा की लेता है। ध्यान रखना, ये थोड़ा शपथ में, इसलिए ये लाइन खींची हुई है। इस लाइन का यही भाव है कि अगर कोई व्यक्ति ईश्वर में ध्यान रखता है तो ईश्वर को ध्यान में रख करके शपथ लेगा, और यदि कोई सत्य ने अगर ईश्वर में विश्वास, या होती अपने अपनी मान्यताएं होती, कोई ईश्वर को माने नहीं माने, तो वह सत्य निष्ठा की लेगा। शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य। और यदि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है, ध्यान रखना, तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो दिलवाएगा, और उसी के पास में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का चार्ज भी होता है। ठीक बात है। अब आता है कि वो क्या करेगा। टू फेथफुली, यानी वो कहता है गॉड दैट आई विल, यानी मैं करूंगा ये, टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, टू प्रिजर्व, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका हमने, मैं अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि अर्थात कानून और संविधान का परिरक्षण करेगा। परिरक्षण यानी प्रिजर्व करना। प्रिजर्व का साधारण अर्थ है, परिरक्षण का मतलब है उसको सही हालत में रखना, जिस हालत में है उसी हालत में रखना, उसको परिरक्षण। फिर जो दूसरा आता है संरक्षण, यानी सुरक्षित रखना। संरक्षण का मतलब उसे सुरक्षित रखना यानी प्रोटेक्ट करना। और फिर आता है डिफेंड, यानी उसकी रक्षा करना। डिफेंड का मतलब यह हुआ कि अगर उसको कोई तोड़ मरोड़, किसको? संविधान को करने की कोशिश करे, तो उसकी रक्षा, उसको डिफेंड करने का जो दायित्व है वो गवर्नर के पास में है। फिर आता है टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ द, जिस स्टेट का वो राज्यपाल है उनकी वो अच्छी सेवा और उनके कल्याण के लिए सदैव क्या रहेगा? प्रयत्नशील रहेगा। समझ में आई बात आपको? अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आएगा हमारा राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। तो मोटे मोटे हमने जो आर्टिकल देखे थे दोस्तों, आपको अच्छी तरह से याद रखना, 152 से हमारा आर्टिकल 159 तक आता है। ठीक है, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59, 100। ठीक है, ये बस।